गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एविडेंस। आज हम बात करेंगे एविडेंसेस के बारे में। देखो, नाम सुनते से ही सबके दिमाग में एक बढ़िया सा कीड़ा जाग गया होगा और वो सब दौड़ने लगे होंगे, अरे एविडेंस मतलब सबूत। हाँ भाई, उसी सबूत की बात करने वाले हैं। देखो, जब भी कोर्ट के सामने, चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, कोई भी मैटर हो यार, कोर्ट के सामने जो मैटर जाता है, कोर्ट उस मैटर को रिजॉल्व करता है। पर वो रिजॉल्व जो किया जाता है वो बेसिस ऑफ प्रूफ के बेसिस पे किया जाता है, एविडेंस के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने क्या करा, इस एक्ट के अंदर जितने भी एविडेंस से रिलेटेड चीज़ें थी उन सबको कंपाइल करके एक जगह पे ला के रख दिया और उसे नाम दिया गया लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट। क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट। मतलब किन बातों को हम एविडेंस मानेंगे, किन प्रूफ्स को हम एविडेंस नहीं मानेंगे, ये किन चीज़ों को एविडेंस मानेंगे, किन चीज़ों को नहीं मानेंगे, सारी बातें हमें इस एक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ों को हमने एक जगह कंपाइल करके जो रखा और उसको नाम दिया लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट, ताकि ये टाइम टू टाइम इनमें अमेंडमेंट किया जा सके। ठीक है, जैसे समय के साथ प्रूफ की डेफिनेशंस भी चेंज हो जाती हैं। पहले हैंड रिटर्न्स की बात होती थी, पहले लोग अपने अकाउंट्स बुक फॉर्मेट में, मतलब एक रजिस्टर फॉर्म में मेंटेन करते थे। लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, तो हमने क्या करा, एविडेंस एक्ट में भी चेंज किया और क्या बोला कि ईमेल पर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है, व्हाट्सएप पर भी अगर कोई चीज़ है, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, एविडेंस, ताकि टाइम टू टाइम इनमें अमेंडमेंट किया जा सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को एक जगह पे लाके प्लेस कर दिया, ताकि इनमें फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट करना हो तो ईजी हो जाए और आपको पढ़ने के लिए भी ईजी हो जाए। तो बेसिकली इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, एविडेंस के बारे में, लॉ ऑफ एविडेंस, पूरे का पूरे जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हम यही देखेंगे, किन चीज़ों को हम एविडेंस मानेंगे, किन चीज़ों को हम एविडेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, सारे रेगुलेशंस को, रूल्स को हमने कंपाइल कर दिया, ताकि हम एक ही जगह पे ला कर रख दिया और उसका नाम दिया लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, ताकि इनमें क्या किया जा सके, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट अगर ज़रूरत हो तो। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सपोज ए जो है एक पर्सन है, बी भी एक पर्सन है। ए ने बी का मर्डर कर दिया और गन से मर्डर किया। ठीक है, गोली मार के उसको मार दिया। अब बी मर गया। अब बी मर गया तो बी तो कोर्ट जा नहीं सकता ना, तो बी के जो रिश्तेदार है, मान लीजिए उसका भाई है सी कोर्ट गया और कोर्ट में जाकर क्या कहता है कि मेरे भाई को किसने मारा है, ए ने मारा है। मेरे भाई को किसने मारा है, ए ने मारा है। कोर्ट ने बोला भैया ठीक है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? याद रखना, हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्लेंटिफ के ऊपर, जो इल्जाम लगा रहा है उसी के ऊपर। ठीक है, अब ए से पूछा गया, भाई ए तुमने क्या इसके भाई को मारा? ए ने साफ मना कर दिया, ए ने डिनाई कर दिया कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं इसके भाई को क्यों मारूंगा जज साहब। ठीक है, अब यहाँ पर होगी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन कौन करके आता है? ऑब्वियस ही बात है, पुलिस ऑफिसर। ये हमने पढ़ा था क्रिमिनल एक्ट के अंदर। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर सारी चीज़ों को देखेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाएगा, क्या ए वाकई बी को मारना चाहता था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पुलिस ऑफिसर क्या देखेगा, क्या ए बी को मारना चाहता था? और दूसरा क्वेश्चन, ए बी को मारना चाहता था, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या वाकई ए के मारने से ही बी मरा है? भाई मारने तो 50 लोग चाहते हैं, मान लीजिए बी को मारने तो 4 लोग चाहते हैं, ए डी ई एफ, ये 4 लोग हैं, ये लोग बी को मारना चाहते हैं। अब मारा डी ने और नाम आ गया ए का, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि ए के मारने से ही बी मरा ना। देखो, हमारे इंडिया में एक मैगजीन है और वो मैगजीन क्या है, 100 गुनहगार छूट जाएं तो कोई वांदा नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी मैगजीन के तहत हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। पहला, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्या ए क्यों मारना चाहता था, और दूसरा क्वेश्चन है, क्या ए के मारने से ही बी मरा है? यही फैक्ट इन इशू है। ये क्या है? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब वो सवाल, वो क्वेश्चन जो
कोर्ट के सामने है और कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या है, ए ने मर्डर किया है या नहीं किया है, क्वेश्चन मार्क। कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोर्ट को डिसीजन किस चीज का देना है, क्या ए ने मारा या नहीं मारा। तो ये जो क्वेश्चन है जो कोर्ट के सामने है, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ के बेसिस पर क्या होगा बेटा, डिसीजन दिया जाएगा। तो यही फैक्ट्स इन इशू हैं, अभी इनको सॉल्व करना बाकी है, इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर ये देखेगा, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है। पुलिस ऑफिसर देखो बेसिकली सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कोर्ट में केस जाता है, पहले ही पुलिस ऑफिसर केस करता है। तो पहले सी डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाता है, सी जाता है पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होता है वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद हम कोर्ट में जाते हैं। ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब कोर्ट के सामने सवाल आया, क्या ए ने मारा, क्या ए ने मारा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड कैसे की जाएंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी एविडेंस के बेसिस पर। अब किस चीज़ को एविडेंस मानेंगे, किस चीज़ को एविडेंस नहीं मानेंगे, ये कहाँ पर बताया गया है। अरे भाई लॉ ऑफ एविडेंस में कितनी बार समझाऊंगा मैं तेरे को यही बात, ये कहाँ पर बताया गया है, लॉ ऑफ एविडेंस में। ओह शिट, सॉरी यार, मैं तेरे को तो पढ़ा ही नहीं। चलो मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ ना, तू ढंग से सुन इस बात को, ठीक है। तो डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए, अब पुलिस ऑफिसर, अब हम बात कर रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन वाले पोर्शन के ना। तो पुलिस ऑफिसर बी के मरने के पहले, मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों सिचुएशंस को देखेगा। क्या बी के मारने, मतलब ए ने जब मारा तो उसके पहले की सिचुएशंस भी देख लो और बाद की भी सिचुएशंस देख लो, ठीक है। अब पता लगा, ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर को पता लगा, मीन्स यहाँ पर हम बात समझना, मैं जो कहने जा रहा हूँ, इनके आपस में पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो ए और बी के रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि ए और बी के बीच में रिलेशंस क्या था, है ना, उनकी रिलेशनशिप क्या थी, क्या इनके बीच में कोई डिस्प्यूट था, क्या कोई झगड़ा था, क्या ये देखा जाएगा, या कोई ऐसी बात जिसके कारण ए बी का मर्डर कर दे। अरे सीआईडी नहीं देखा, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वही बात समझ में यहाँ पर समझो, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर देखेगा ए और बी के बीच में रिश्ता क्या है, भाई क्यों मारेगा, कोई भी व्यक्ति किसी को क्यों मारेगा, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होगा। अब अनजान को तो जाके आप नहीं मार देते ना, हाँ वो नशेरी और चर्सियों की बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अनजान को तो हम नहीं मारते ना। तो यहाँ रिलेशनशिप देखा जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में ऐसा कौन सा डिस्प्यूट था जिसके कारण ए इतना बड़ा संदिग्ध कदम उठाएगा। अब पुलिस ऑफिसर को पता लगा कि ए और बी के बीच में दोस्ती थी, फ्रेंड्स थे। ये क्या थे, रिलेशनशिप के बारे में क्या पता चला, फ्रेंड्स थे, है ना। यहाँ पर क्या पता चला पुलिस ऑफिसर को कि ये तो दोस्त हैं। चलिए आइए, ये जो डिस्प्यूट है, आ जाओ अब पता चले जब भी मिले थे। अब यहाँ पर डिस्प्यूट वाली बात, जब भी बी ए को मिलता था, ठीक है, जब भी बी ए को मिलता था, बी उसकी लेग पुलिंग करता था। क्या लेग पुलिंग करता था, टांग खींचता था, उसकी हंसी उड़ाता था। जब भी मिलते थे बी उसे प्रवोक करता था। ये था दूसरा फैक्ट, लेग पुलिंग करना मतलब प्रवोक करता था, उसे उकसाता था, उसे चिढ़ाता था। मेरी बात समझें, ये रिलीवेंट फैक्ट्स हैं। हाँ, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिलीवेंट फैक्ट। बात समझना, क्वेश्चन क्या है, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है जो कोर्ट डिसाइड करना है, जो कोर्ट के सामने क्वेश्चन है उससे कोर्ट को डिसाइड करना है, उसे फैक्ट इन इशू, ए ने मारा या नहीं मारा, ये फैक्ट इन इशू है। और उसको किसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे, फैक्ट के बेसिस पे। तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या देखेगा,
कि ए और बी के बीच में रिश्ता क्या है, और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट कौन सा था जो इतना बड़ा संदिग्ध कदम ए उठा ले। तो पता चला कि बी जो है ना वो ए को जब भी मिलता था उसे प्रोवोक करता था, ठीक है। और एक दिन पहले ही इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, मतलब बी के मरने से पहले। ये पहला फैक्ट तो ये था, प्रोवोक करता था। दूसरा रिलेवेंट फैक्ट क्या मिला, देखो रिलेवेंट फैक्ट में दो बातें समझ में आई। पहली कि वो जब भी मिलता था प्रोवोक करता था, और दूसरी बात यह आई कि एक दिन पहले बर्थडे पार्टी में ए और बी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसे 50 लोगों ने देखा, ठीक है। हमने एक इन्फ्रेंस निकाला कि बी तंग करता था तो ए ने अगले दिन उसको गोली मार दी, मतलब एक दिन उसको गोली मार दी बदला लेने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो गन लेकर घूमता था तो गोली मार दी, मुंह उठाकर बस गोली मार दी, ऐसा नहीं होता ना। मीन्स उसने मारने का मोटिव, यहाँ पर उसने प्रिपरेशंस की होंगी। ए ने क्या की होंगी, प्रिपरेशंस की होंगी, गन खरीदी होगी। गन प्रिपरेशन में क्या, गन परचेज की होगी, और गोली मारने के बाद फिर गन को छुपाया होगा, वेपन छुपाने की कोशिश की होगी। ठीक है, वेपन को छुपाया होगा। पता चला कि उसने कंसील्ड द गन, मतलब क्या करा, वेपन छुपाया। कंसील्ड द गन दैट मीन्स उसने बैड इंटेंशन को भी प्रूव करना, मीन्स रिया इंटेंशन थी। यहाँ पर बात हो रही है, ये बात हो रही थी कि अब कुछ एविडेंस सामने आने लगे। अभी हमारे पुलिस ऑफिसर के दिमाग में एक डाउट आया कि ए ने गन भी खरीदी होगी, फिर गन को छुपाई होगी, तो कहाँ पर छुपाई होगी, ये सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर के दिमाग में भी चल ही रही थी। इतने में कुछ बातें सामने आई, है ना, कुछ एविडेंस सामने आए। एक विटनेस आ गया और पता लगा मिस्टर एक्स आकर बोलते हैं कोर्ट, पुलिस वाले के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने, क्या कहते हैं, मिस्टर एक्स आ जाओ डिस्कस करते हैं। ये बातें चल रही थी कि प्रिपरेशंस क्या हैं, गन कहाँ से परचेस की होगी, कहाँ छुपाई होगी, कंसील कहाँ की होगी, ये सारी बातें चल रही हैं ना। और इतने में एक एक्स नाम का व्यक्ति, अच्छा हाँ यार, ये जब भी मैं एक्स बोलता हूँ ये ई एक्स निकल जाता है मेरे सामने से, तो ये जो एक्स है ये आके क्या कहने लगता है, आओ बात समझो। ये एक्स आकर कहता है कि मैंने देखा, ये क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स ने क्या देखा कि ए ने बी को गोली मार दी। ये पुलिस ऑफिसर के सामने आके कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर सर, मेरे सामने, मैं झाड़ियों में खड़ा था, वॉशरूम कर रहा था, मैं वहां पर मेरे सामने ए ने बी को गन से शूट किया, मैंने देखा। जब ये ऐसा बोले मैंने अपनी आंखों से देखा, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एविडेंस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एविडेंस। पर हर केस में डायरेक्ट एविडेंस आ जाए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एविडेंस। जब मैंने देखा, मेरे सामने ए ने बी को गन से गोली मार दी, ये है डायरेक्ट एविडेंस। कुछ और बातें भी पता चली, इतने में वाई भी आ गया, बोले मैं क्यों चुप रहा हूं, वाई भी आया। अब वाई क्या कहता है कि सर, जिस अगले दिन मतलब 19 तारीख को इसका मर्डर हुआ था, सर मैंने 20 तारीख को, मतलब एक दिन पहले, ए ने मुझसे, मतलब 18 तारीख को, 18 मार्च को ए ने मुझसे गन परचेज की थी, है ना। यहाँ पर कौन है, वाई क्या बोल रहा है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ए को गन सेल की थी। कब की थी भैया, 18 मार्च को सेल की। कितने में की, 2 लाख रुपए में सेल की। मतलब देखो, एक इन्फ्रेंस निकल रही हैं, चीज़ें आ रही हैं सामने, ये बातें हो रही हैं, तब पता चला कि भैया एक डायरेक्ट एविडेंस आ गया। एक्स आके बोलता मैंने ही देख लिया। फिर कुछ और बातें भी पता चली, जैसे वाई ने बोला कि मैंने ही गन बेची थी ए को, और ए ने मुझसे ही गन खरीदी थी। ये एक और प्रूफ है। ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं, इसको हम डायरेक्ट एविडेंस नहीं बोलेंगे।
भाई गन खरीदी तो क्या मारा क्या, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ऐसे हम बोलेंगे सर्कमटेंशियल एविडेंस। क्या बोलेंगे? सर्कमटेंशियल एविडेंस। तो ये सर्कमटेंशियल एविडेंस है। फिर एक और आया एक्स वाई जेड की जोड़ी। ये जेड आके क्या बोलता है? जेड ने देखा कि ए 20 तारीख को, ए 20 मार्च को गार्डन में गन को छुपा रहा था, कंसील कर रहा था, ठीक है, उसे हाइड कर रहा था, मिट्टी में गाड़ रहा था। जेड ने देखा। अच्छा ये भी क्या है? सर्कमटेंशियल एविडेंस। ये भी क्या है? सर्कमटेंशियल एविडेंस। ये भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों? भाई यहाँ पे कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ी, अभी ये प्रूफ हो रहा है गन परचेस करना और छुपाने में जरूरी नहीं है ना कि सामने वाले ने मर्डर ही किया हो, वो डर गया हो, उसने गन खरीदी हो मारने के लिए लेकिन उसने मारी नहीं हो, गोली नहीं चलाई हो और वो डर गया, जैसे उसकी न्यूज़ आई उसने गन छुपा दी। ऐसा भी तो हो सकता है, उसने मर्डर कर दिया। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है बेटा, हम यहाँ पे प्रेज्यूम नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ों को प्रेज्यूम नहीं करेंगे। अगर ये सिविल मैटर होता है ना तो हम प्रेज्यूम करके और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हम प्रेज्यूम नहीं करते। यहाँ हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात है किसी के जान और माल का, ठीक है। यहाँ पर हम एक ही लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर देंगे अगर हमने किसी भी तरह से मतलब उसे प्रॉपरली चेक नहीं किया। तो ये सर्कमटेंशियल एविडेंस है। और डायरेक्ट एविडेंस क्या था? जब कोई आके बोले मैंने तो खुद देखा। गन परचेज करना या गन छुपाना, ये क्या था हमारे लिए? सर्कमटेंशियल एविडेंस। तो इस केस में हमने सीखा फैक्ट एंड इशू क्या होता है ना। फैक्ट एंड इशू मतलब जो कोर्ट के सामने क्वेश्चन है, फैक्ट एंड इशू। बिफोर एक्ट पहले फैक्ट्स, हम इन्फ्रेंसेस निकालना भी सीखा। दूसरा हमने इन्फ्रेंसेस निकालना सीखा इस एग्जांपल से। इन्फ्रेंसेस हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। याद रखना, मीन्स फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस, जो मतलब फाउंडेशन ऑफ क्राइम होते इन्फ्रेंसेस जो है ना, वो फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस से मतलब हम बात समझो, इन्फ्रेंसेस निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं ना बिफोर एक्ट, मर्डर के पहले की सिचुएशन और मर्डर के बाद की, बिफोर एक्ट और आफ्टर एक्ट। एक्ट मतलब वो कंडक्ट की बात हो रही है। मर्डर के पहले क्या सिचुएशन थी, मर्डर के बाद क्या सिचुएशन है, ये दोनों जो है ना, ये इन्फ्रेंसेस निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। मीन्स हम इन्हें फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस कह सकते हैं। ठीक है। फिर हमने रिलीवेंट इश्यूज देखे, रिलीवेंट फैक्ट्स देखे, मोटिव देखा, उसकी प्रिपरेशंस के बारे में समझा कि उसने प्रिपरेशन क्या की, मतलब प्रिपरेशंस की होंगी। ये सारी बातें हमने इस एग्जांपल में सीखी। हमने ये भी देखा इसी एग्जांपल के माध्यम से कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है और सर्कमटेंशियल एविडेंस क्या होता है। बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल था, इसने बहुत कुछ सिखाया आपको, ठीक है। देखो डायरेक्ट एविडेंस मतलब हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमटेंशियल एविडेंस। आज हम लोगों ने देखा सर्कमटेंशियल एविडेंस जो कि डायरेक्ट गुनहगार नहीं बोलता, हमने बस ये कड़ियाँ जोड़ी, गन खरीदी, गन छुपाई, मरने के अगले दिन ही गन छुपाई, ये कड़ियों से कड़िया, ये सर्कमटेंशियल एविडेंस है। और डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है भाई? जब वो खुद बोलते कि मैंने देखा। तो ये चीज़ें थी, हमने इसमें बहुत कुछ समझा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ देखो भाई सामने। अब हम बात करते हैं, आ जाओ तुम्हारी टॉपिक तुम्हारे बुक पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो भाई सामने समस्या आ गई है जुडिशियल इंक्वायरी करते वक्त। क्या करते वक्त? जुडिशियल इंक्वायरी करते वक्त एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन
ट्रू है या नहीं। मीन्स किस बेसिस पर हम चेक करेंगे, तो भाई ये क्वेश्चन को हम चेक करेंगे एविडेंस के बेसिस पर हम चेक करेंगे। हम राइट्स एंड लायबिलिटीज किस बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे, तो भाई बोला गया है हम भाई एविडेंस के बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे। फैक्ट्स एंड इशू किस बेसिस पर डील होगा, और एविडेंस के बेसिस पर डील होगा। तो फैक्ट्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, असर्टन करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज को। फैक्ट्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, असर्टन करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिसाइड करेंगे। तो यहीं से दोस्तों लॉ की स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है, आ जाओ। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने इनको क्या करा, कंपाइल किया और एक प्लेस पे ला के रख दिया, ताकि इन्हें टाइम टू टाइम क्या किया जा सके, अमेंड किया जा सके। ये जो एक्ट है ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है। कहाँ लगेगा, एक्ट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, हर तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग पर यह एक्ट अप्लीकेबल होगा। इवन है ना, कोर्ट मार्शल पर भी एक्ट अप्लीकेबल होगा। पर याद रहे, कोर्ट मार्शल अगर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट या इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट (1934) या एयरफोर्स एक्ट पर अप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक्सेप्शंस हैं, इन पर अप्लीकेबल नहीं होगा। कोर्ट के सामने जो एफिडेविट भी प्रेजेंट किए जाते हैं ना, उस पर भी एक्ट नहीं लगेगा। भाई एफिडेविट कोई सबूत नहीं होता, ठीक है, एफिडेविट पर भी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी लॉ में लिखा, एक एक्सेप्शन है, हम बात करेंगे उसके बारे में। भाई कोर्ट के सामने जो एफिडेविट प्रेजेंट किए जाते हैं उन पर भी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। आर्बिट्रेटर के सामने जो जुडिशियल प्रोसीडिंग की जा रही है, आर्बिट्रेटर के सामने भी तो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, आर्बिट्रेटर के सामने जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उस पर भी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। अब आई बात समझ में, अब एक टॉपिक आया जुडिशियल प्रोसीडिंग का। बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, चलो एक बार आपकी बुक से भी देख लेते हैं इस टॉपिक को। द लॉ ऑफ एविडेंस मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रूल्स फॉर असर्टिंग कॉन्ट्रोवर्टेड क्वेश्चंस, मतलब जिन पे हमें कंफ्यूजन, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, of facts in judicial inquiries. The system of ascertaining the facts, which are the essential elements of rights and liabilities, is the primary and perhaps the most difficult function of the court. शायद ये कोर्ट का सबसे डिफिकल्ट फंक्शन भी है। ठीक है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड्स द लॉ ऑफ एविडेंस। मैंने बताया ना, एक जगह पे क्यों रखा, ताकि टाइम टू टाइम इनमें अगर कोई चेंज करना हो तो ईजिली कर सके। The Act extends the whole of India except Jammu and Kashmir, applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial. But other than court martial, अगर कन्वे हो रहा है आर्मी एक्ट के हिसाब से, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन आर्मी डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। एफिडेविट्स पर भी ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होती है, और आर्बिट्रेटर के सामने भी जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है उस पर भी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ। देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक ने जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया। एक ने, द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, इसे डिफाइन नहीं किया। इसे डिफाइन किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो इसको ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, चाहे ये सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो,
इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल होता है प्रोसीडिंग में। एविडेंस लेते हैं लेकिन उसके पहले, एविडेंस से पहले भी लेते हैं हम ओथ, शपथ लेते हैं। आ जाओ। But it is defined under Section 21 of the Criminal Procedure Code as a proceeding in the course of which evidence or may be legally taken on oath. एविडेंस से पहले हम क्या लेंगे, ओथ लेंगे, और किसको एविडेंस मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ, पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है। कहाँ पे डिफाइन की गई है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में, ठीक है। सो ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले क्या लेंगे, ओथ। बिफोर एक्ट मतलब बिफोर एविडेंस हम क्या लेंगे, ओथ। इनकम टैक्स के सामने जो प्रोसीडिंग हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग, हम इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने जो प्रोसीडिंग चलाई जाती है हम उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानते। देखो, जहाँ जहाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग लगेगी वहाँ ये एक्ट भी लगेगा। अब जब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है उसको हम क्या नहीं मानते, जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो मतलब ये एक्ट भी। अच्छा, आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है उसे भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानते। एफिडेविट, मीन्स यहाँ पर एफिडेविट एक डिक्लेरेशन है यार बेटा, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग थोड़ी है। तो ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन में नहीं आता है। हम यहाँ पर याद रहे, एफिडेविट को एज ए एविडेंस कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन है जो स्वेच्छा से आप देते हो। हाँ, ऐसे एविडेंस के रूप में एफिडेविट को हम एविडेंस कंसिडर नहीं करते, बट अगर किसी लॉ में लिखा है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अगर किसी लॉ में मेंशन है तो फिर भाई कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर करेंगे। अगर लॉ में लिखा है कि नहीं एफिडेविट को आपको एविडेंस मानना पड़ेगा तो ठीक है, ठीक है। या पार्टीज की कंसेंट पर एफिडेविट को भी हम एविडेंस मान लेंगे। अगर भाई आर्बिट्रेटर के सामने दोनों पार्टीज बोल दे नहीं एफिडेविट को आप एविडेंस मानो तो फिर ठीक है, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, सिविल एक जगह पे लिखा है एफिडेविट को हम एविडेंस मानेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 19 में कि एफिडेविट जो है वो एज ए एविडेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एफिडेविट का टर्म भी खत्म होता है। द प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स, मैंने बोला ना इनकम टैक्स के सामने जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है उसे हम वो क्या नहीं मानेंगे, उसे हम नहीं मानेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग। द पार्ट एक्ट इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। एफिडेविट एक डिक्लेरेशन है, समन अफर्म बिफोर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एडमिनिस्टर एन ऑथ, उससे पहले हम ऑथ लेते हैं। डज एन एफिडेविट एज पर डज नॉट बिकम अ एविडेंस, उसे एविडेंस नहीं माना गया है। एंड द सूट बट इट कैन बिकम एविडेंस ओनली बाय कंसेंट ऑफ द पार्टी, अगर पार्टीज बोल दें आर्बिट्रेटर को नहीं आप इसे मानो तो ठीक है, मान लेंगे, ठीक है। बाकी इसे हम कहीं पर भी एविडेंस नहीं मानते, लेकिन हाँ दे कैन बी यूज्ड एज एविडेंस ओनली अंडर ऑर्डर नंबर 19 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। अब हम पढ़ेंगे एविडेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एविडेंस की डेफिनेशन, आ जाओ एविडेंस के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम बात करेंगे एविडेंस। एविडेंस क्या है?
चलिए, अगर मैं आपके सामने लास्ट एग्जांपल की बात करूं, जिससे मैंने और कोई गवाही दी गई, तो वो जैसे वो कहा था ना, उसने क्या नाम था यार उसका, कि मैंने देखा, एक्स ने देखा, वो डायरेक्ट एविडेंस था। मैंने देखा, ये क्या है हमारा ओरल एविडेंस। ये क्या है ओरल एविडेंस। अगर रिटर्न में कुछ होता, सपोज मान लो एक चेक इशू किया और वो चेक बाउंस हो गया, या प्रॉमिसरी नोट हुआ, पैसे नहीं मिले, वो रिटर्न है, वो क्या है, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बाउंस हो गए, या ये क्या है, ये हमारे रिटर्न एविडेंस है कि इसने मुझे चेक दिया था, ये देखो आपके सामने है, पर ये बाउंस हो गया, तो ये मेरे लिए रिटर्न एविडेंस है। ठीक है, तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। ओरल एविडेंस सभी तरह के स्टेटमेंट आएंगे। जब भी हम बात करेंगे ओरल स्टेटमेंट की, तो बात हो रही है स्टेटमेंट्स की। किसकी बात हो रही है, स्टेटमेंट्स की। तो बोला जिस जिस स्टेटमेंट को कोर्ट ने अलाउ कर दिया उसे हम ओरल स्टेटमेंट मानेंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल में एक्स ने कहा मैंने देखा था, ये स्टेटमेंट है जो है विटनेसेस के थ्रू। अच्छा, स्टेटमेंट कौन देगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा विटनेस के थ्रू, है ना। और किस पर्पस के लिए दिया जाएगा, भाई जिस पर्पस के लिए प्रोसीडिंग चल रही है। ऐसा नहीं सर अब यहाँ पे आ गया एक्स और अब क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ए ने मारा या नहीं मारा। अब एक्स आकर क्या बोलता है, सर ए बहुत अच्छा आदमी है, मैंने देखा है, ए कभी गुस्सा नहीं करता है, मैंने देखा है। अरे भाई बात हो रही है, पर्पस क्या है, उसी पर्पस से रिलेटेड, जिस प्रोसीडिंग जो चलाई जा रही है ना, उसी पर्पस से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट है और उसे कोर्ट ने अलाउ किया है और वो विटनेस है, तो हाँ उसको हम क्या मानेंगे, ओरल स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हैं, इवन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी हमने अलाउ किया है। ठीक है, विटनेसेस को यहाँ पर बोला गया, विटनेसेस के यहाँ पर बात हो रही है, विटनेसेस के लिए डॉक्यूमेंट को यहाँ पर बोला गया, अलाउ किया गया। तो ये सब प्रूफ करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल फैक्ट्स लाएंगे, रिलीवेंट फैक्ट्स लाएंगे, और इन्हीं के बेसिस पर फैक्ट्स एंड इशू को डिसाइड किया जाएगा। मतलब चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो या रिटर्न एविडेंस हो, ये मल्टीपल फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे और इन्हीं के बेसिस पर हम फैक्ट्स एंड इशू को क्या करेंगे, डिसाइड किया जाएगा। सो कोर्ट इन्हीं से कन्वेंस होकर डिसीजन देता है, चाहे वो ओरल एविडेंस हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, जिसे प्रिंसिपल फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स एंड इशू को प्रूफ करने के लिए, फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, जो भी स्टेटमेंट लाए गए, है ना, इन्हीं के बेसिस पर कोर्ट अपना डिसीजन देगा। इन्हीं को हम एविडेंस कहते हैं। अगर कोई एविडेंस डायरेक्ट प्रिंसिपल फैक्ट मीन फैक्ट्स एंड इशू को प्रूफ करता है तो वो कहलाता है डायरेक्ट एविडेंस, और उसी तरह से रिलीवेंट फैक्ट्स को प्रूफ करता है तो उसको हम सर्कमटेंशियल एविडेंस कहते हैं। रिलीवेंट मतलब आसपास की सिचुएशंस, डायरेक्टली नहीं बता रहा, लेकिन ऐसा हुआ गन छुपाई वाली बात हो रही है। चाहे प्रिंसिपल फैक्ट्स की बात करो या एविडेंशियल फैक्ट्स की बात करो, इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, है ना। याद है मैंने कहा था ए ने मर्डर किया बी का, याद है, गली, गन छुपाई, ये सब चीज़ों एक दूसरे से कनेक्टेड थी, इसलिए ओपन एंड विजिबल कनेक्शन होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे जो एविडेंसेस दिए जा रहे हैं इनका कनेक्शन होना चाहिए। किसका कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए यहाँ पर फैक्ट्स एंड इशू के साथ, है ना। वो एक लास्ट एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो याद होगा गन परचेज, हाँ कनेक्शन है, गन को कंसील करना कनेक्शन है। ओपन एंड विजिबल कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन चाहिए, ओपन एंड विजिबल। सेम ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है उसी वक्त यहाँ पर बात कर रहे हैं, मीन्स
उससे जुड़े हुए सर्कमटेंसेस से भी रिलेटेड है ना, तो भी हम उसे मानेंगे। ऐसा नहीं कि गन उसने उसी वक्त ली हो, तो यहाँ पर गन परचेस मतलब गन एक दिन पहले ही परचेस की हो। यहाँ पर हम गन परचेस करना रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे, क्योंकि मर्डर उसका गन से हुआ था। अब गन उसने कभी भी परचेस की हो, हम उसे रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। जैसे मैंने बताया था, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दोनों में एक्ट अप्लाई होता है, पर क्या दोनों में एक्ट सेम कंप्लाई होता है? ऐसा नहीं है। चलो आओ देखो, सिविल प्रोसीडिंग के अंदर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर भी हम एक सफिशिएंट डिसीजन ले लेते हैं। सिविल है, सिविल में तो हम प्रोबेबिलिटी भी हम क्या है, प्रेजम्पशंस ले सकते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा। मीन्स अगर कोई प्रोबेबिलिटी भी है ना, तो भी हम उसको अज्यूम करके डिसीजन ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, सिविल में हम इतना ज़्यादा इस एक्ट को ध्यान से नहीं फॉलो करते। सिविल में हम प्रोबेबिलिटीज़ को कंसीडर करते हैं, ठीक है। उनके इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं। मीन्स 100% श्योरिटी नहीं भी है ना, तो भी हम क्या कर देते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर डिसीजन दे देते हैं। हम डिसीजन कास्ट करते हैं, है ना। लेकिन क्रिमिनल की बात आ जाए, जब बात आ जाए क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, तो भैया यहाँ पर बात है, बात समझना, जब बात आ जाए क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तो जान और माल का सवाल है किसी का भी, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर डिसीजन नहीं दिया जाता है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेते। यहाँ पर हमें 100% श्योरिटी चाहिए रहती है ना, जब हमने डिसीजन देंगे। क्योंकि यहाँ पर बोला गया यहाँ पर सज़ा होनी है, वहाँ तो सिर्फ पैसे जाने थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सज़ा होनी है बहुत ज़्यादा रिजिड, तो इसलिए हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हम ईच एंड एवरी डाउट्स को क्या करेंगे बेटा, क्लियर करेंगे। हम हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, फिर हम डिसीजन देंगे। यहाँ पर हम सारे डाउट्स एविडेंस से क्लियर किए जाएंगे, 100% अश्योर हैं, तब हम डिसीजन देंगे, वरना हम डिसीजन नहीं देंगे। बहुत क्लियरली एक चीज़ समझा दी, मतलब यहाँ पर 100% की एश्योरिटी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए टॉपिक ख़त्म करते हैं। नहीं, पर इससे पहले बुक से भी एक बार देख लो। एविडेंस में इंक्लूड है ऑल स्टेटमेंट्स विच परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर, किसके द्वारा, विटनेस के द्वारा दी जानी चाहिए। और याद रखना किसके रिलेशन में हो, जिसमें फैक्ट्स एंड इशू को हम डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, ठीक है। वो सारे स्टेटमेंट्स को मोरल स्टेटमेंट मानेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्री है तो हम जैसे इंस्पेक्शन की बात करें तो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये भी सब क्या है, तो ये आपको रीड करना है। एविडेंसेस अंदर मैंने आपको बता दिए, इसके बाद हम सारी चीज़ों को कल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। ओपन एंड विजिबल कनेक्शन मैंने आपको बताया था, याद है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको रीड करना है, ये ज़रा सा एक पैराग्राफ आप रीड कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कल मिलते हैं, शब खैर।